सदर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत एक बार फिर वापस हम राजनीतिक चर्चाओं से हटकर उस विषय पर बातचीत करने के लिए तत्पर होते हैं जिसने पूरी दुनिया को हलाकान किया हुआ है। पिछले 2 साल से कोरोना हमारी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है और हमारी ज़िंदगी का समस्या भी बना हुआ है। कोरोना के चलते हमारे दैनिक दिन की व्यवस्थाएं जिस प्रकार से प्रभावित हुई हैं, उसके संदर्भ में जितना कुछ भी कहा जाए वो कम है। हर बार उम्मीद करते हैं कि अब जल्द ही हमें इससे निजात मिलेगी, लेकिन कुछ समय राहत से गुजरता नहीं है, एक नई लहर हमारी ज़िंदगी में दस्तक देती है और सब कुछ तहस नहस कर देती है। दुनिया के तमाम देश चौथी, पाँचवीं, छठवीं लहर से जूझ रहे हैं, पर हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करें तो इस समय हम तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं। तीसरी लहर के तहत तमाम चिकित्सक ये बता रहे हैं कि संक्रमण तेज गति से नहीं बल्कि बहुत तेज गति से फैल रहा है। पहली या दूसरी लहर के मुकाबले संक्रमण की रफ्तार 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बताई जा रही है, लेकिन सच इससे भी ज़्यादा भयावह है। अगर संक्रमण की बात करें तो वर्तमान में जो संक्रमण से जुड़े हुए केसेस 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख प्रतिदिन के हिसाब से हमें बताए जा रहे हैं, वास्तविकता उससे कहीं बहुत ज़्यादा की है। लेकिन ओमिक्रॉन संक्रमण के बाद जो बदलाव आया है देश के संदर्भ में वो ये है कि लोग अब टेस्ट कराने के लिए बहुत इच्छुक नहीं है। इच्छुक इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जान का जोखिम नहीं है। लोगों को लग रहा है कि एक सामान्य बुखार आता है, गला दुखता है, आवाज़ निकलना बंद होती है, लेकिन 3-4 दिन में हाथ पैर अपने आप ही ठीक होने लगते हैं, बुखार उतर जाता है और हम वापस ठीक हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर सच ये है कि हमें अपने बीच का हर तीसरा आदमी इस समय संक्रमित दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से सरकारी आंकड़े टेस्ट के आधार पर भले ही 2.5 लाख और 3 लाख की बात करें, पर प्रतिदिन ये आंकड़ा अगर 30 लाख, 40 लाख भी हो तो उससे इनकार नहीं किया जाता। लेकिन इन सब के बीच में एक जो आशा भरी खबर है वो ये है कि तमाम चिकित्सा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये अब इस महामारी के समाप्ति का संकेत है। बड़े पैमाने पर लोग जो संक्रमित हो रहे हैं वो छोटी सी तकलीफ के साथ अपने अंदर पर्याप्त एंटीबॉडीज विकसित करने में कामयाब हो रहे हैं और इसका नतीजा कुल मिला के मास्क की हमारी ज़िंदगी से समाप्ति और एक सामान्य दिनचर्या में वापसी के तौर पर होगी। क्या वाकई ऐसा है? इसी पर हम बात करेंगे। 4 चिकित्सा विशेषज्ञ हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं, जो वर्तमान की और भविष्य के संदर्भ में क्या कुछ चुनौती हमारे बीच में रहने वाली है इस पर बात करेंगे। उनसे आपका परिचय कराएं और इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ गंभीर बातचीत करने की कोशिश करें। उसके पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास आशा है, और जिसके पास आशा है उसके पास सब कुछ है। ये एक अरबी कहावत है। तो आशा ये कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है होप, उम्मीद, आशा। वो आशा ही हमें इस महामारी से लड़ने के लिए प्रेरित करी है। 2 साल से दुनिया अगर इस उम्मीद के साथ में है कि हम इस जंग को जरूर जीतेंगे तो उसके पीछे हमारा विश्वास है। तो क्या वो विश्वास हमारा कायम रह पाएगा? ये एक सवाल है। इस सवाल के आलोक में ही अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए डॉक्टर अनिल गोयल साहब मौजूद हैं, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो देश में चिकित्सकों की सबसे बड़ी संस्था है, उसके सम्माननीय सचिव हैं। हमारे साथ डॉक्टर सरमन सिंह जी हैं। डॉक्टर सरमन सिंह चिकित्सा जगत का बहुत सम्मानित नाम है, पूर्व निदेशक हैं एम्स भोपाल के, अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, वह हमारे साथ हैं। डॉक्टर राजीव सूद हैं हमारे साथ, फाउंडर हैं डीन राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के, और साथ ही डॉक्टर अतुल अग्रवाल जी, जो वायरोलॉजिस्ट हैं, पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर ASV, वह भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सरमन सिंह जी से करना चाहता हूं। खबरें हैं कि पूरी दुनिया में प्रतिदिन 30 लाख, 32 लाख लोग एक साथ संक्रमित हो रहे हैं। अमेरिका जैसे विकसित देश में 8 लाख के करीब आंकड़ा है। हिंदुस्तान के संदर्भ में मैंने जैसा जिक्र किया डॉक्टर सरमन सिंह साहब, शायद आप भी इत्तेफाक रखते होंगे कि हमारे बीच में बहुत संख्या में लोग अब संक्रमित तो हो रहे हैं, बुखार आ रहा है, पर टेस्ट नहीं करा रहे हैं। इसलिए नहीं करा रहे हैं कि उन्हें अब जान का जोखिम महसूस नहीं हो रहा है। कहाँ खड़े हैं हम वर्तमान में, और भविष्य को बतौर चिकित्सक किस रूप में देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमने एक दिन पहले भी किसी दूसरे चैनल में हमने कहा था जी कि जितने हम जो डाटा आ रहा है, हमारा सरकारी जो डाटा है, उससे कई गुना हमारे यहाँ लोग संक्रमित हैं इससे। और बिल्कुल आपने बिल्कुल जैसा कहा वो बिल्कुल सत्य है कि बहुत सारे लोग कंप्लेसेंट से, जिसको कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, ये तो खांसी जुकाम बस है और कुछ नहीं होगा, तो टेस्ट कराने की जरूरत क्या है। दूसरा, लोग जो करा भी रहे हैं वो रैपिड एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं, ज्यादातर होम केयर में होम टेस्ट करा रहे हैं। होम टेस्ट जितने भी रैपिड एंटीजन टेस्ट की जितनी किट्स हैं उनकी यूजुअली अबाउट 70-75% से ज्यादा किसी की सेंसिटिविटी नहीं है, तो 25% वहां भी हम मिस कर रहे हैं।
उसके ऊपर से एक और मिसिंग का एक कड़ी बनती है कि अगर घर में टेस्ट कर रहे हैं तो वो एक्सपर्ट नहीं होते, किस तरह से स्वाब लिया जाएगा। उन्हें चाय पीने के बाद कर रहे हैं, स्वाब ले रहे हैं, कॉफी पीने के बाद कर रहे हैं, या कुछ ड्रिंक ले लिया है, या सुबह कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, डायग्नल वेरिएशन जिसको कहते हैं, कि वो गले का ही स्वाब ले रहे हैं, तो वो भी वहां भी हम बहुत सारे केसेस मिस कर रहे हैं। तो अंततोगत्वा कहने का मतलब यही है कि हम जितने जो रिपोर्ट डाटा में जो आ रही है उससे कई गुना एक्चुअली इन्फेक्टेड लोग हैं। ये एक तरह से चिंता का विषय भी है। इसमें भी कुछ लोग डिवाइडेड हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि सरकार में भी और सरकार के बाहर भी कि नहीं, ठीक है, जो हो रहा है वो ठीक है। दूसरे कुछ स्कूल ऑफ थॉट ये मानता है कि नहीं, डाटा जब भी आए तो डाटा प्रॉपर होना चाहिए और डाटा होना चाहिए, और उसके लिए आपको रिसोर्सेज और ज्यादा पुश करने चाहिए और सबका टेस्ट इजीली हो जाना चाहिए, जल्दी रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, सीक्वेंसिंग की जो बात है, हम ओमिक्रॉन वर्सेस नॉन ओमिक्रॉन, तो हम ये जो डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हम ओमिक्रॉन का डाटा कर रहे हैं, टोटल एक, अभी जो मैं बात कर रहा था टोटल कोरोना के केसेस की बात कर रहा था मैं जी। अगर हम ओमिक्रॉन की बात करें तो उसमें तो मैं कई गुना से ज्यादा लॉग फैक्ट में बात करूंगा मैं जी। दसियों लॉग्स जिसको कहते हैं कि सैकड़ों गुना जो बिल्कुल टेस्ट ही नहीं, और एक महीने के बाद उनका सीक्वेंसिंग का डाटा है, उसका कोई मतलब नहीं है जी। तो सीक्वेंसिंग भी मेरे ख्याल से उसका कोई रिडंडेंट हो गई है इस समय, एक स्कूल थॉट कहता है। लेकिन जहां तक साइंटिस्ट की तरह से अगर मैं बात करूं, एज ए डॉक्टर मैंने बता दिया कि ठीक है, इसका लोग कह रहे हैं कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज ए साइंटिस्ट की तरह से अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली ये अच्छी बात नहीं है। हमेशा हर देश में हर बीमारी का करेक्ट डाटा हमारे पास होना चाहिए, देश के पास होना चाहिए। जी जी। पर सरमन सिंह साहब, मैं जो आपसे समझना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो बड़े पैमाने पर संक्रमण हो रहा है, इसे हम ताकत के तौर पर देखें या कमजोरी के तौर पर? जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च आ रही हैं, सार्वजनिक हो रही हैं, उनमें बड़े स्तर पर लोग इस राय के साथ में हैं कि ये महामारी के खत्म होने का संकेत है। क्या बतौर चिकित्सक आप भी इस विचार के साथ हैं या आपकी राय कुछ और है? देखिए, ये है कि ये माइल्ड इन्फेक्शन तो है, इसमें तो हम डिनाई नहीं कर सकते, ये तो हमारे सामने है। और चूंकि माइल्ड इन्फेक्शन है तो एंटीबॉडी तो बनेगी ही बनेगी, और एंटीबॉडी बनेगी तो जैसे शुरू में ही बहुत सारे इन्फेक्शन है, यूके जहां से हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट शुरू से चला सैकड़ों वर्षों से, तो जितने इन्फेक्शन होते हैं उसमें हर्ड इम्यूनिटी का एक कॉन्सेप्ट तो बड़ा मजबूत कॉन्सेप्ट है, बिकॉज जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है उससे बड़ी इम्यूनिटी कोई आप आर्टिफिशियल तरीके से नहीं दे सकते। ना वैक्सीन से दे सकते हैं, ना मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दे सकते हैं, ना पॉलीक्लोनल दे सकते हैं, ना कुछ दे सकते हैं। तो हर इंसान की अपना जो नेचुरल टी सेल और बी सेल जो बनाती हैं, अपनी मेमोरी सेल जो होती है, हमारा इम्यून सिस्टम जो टोटली होता है, वो जिस तरह से एक बड़ा पेनोरेमा टाइप का एक इम्यून सिस्टम क्रिएट करता है, तो उसका कंपैरिजन किसी वैक्सीन से नहीं हो सकता। तो अगर ये माइल्ड भी है, डेथ नहीं हो रही है, सीवियरिटी नहीं हो रही है, लोग भर्ती नहीं हो रहे हैं, तो उस पॉइंट से अगर सोचा जाए और एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, अगर सरकार की फेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, तो डेफिनेटली ये एक अच्छी बात है कि लोगों का जो मान रहे हैं, हो सकता है ये सत्य हो, और हो जाए सत्य। हम सब ये चाहेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी लोगों में डेवलप हो जाए। डॉक्टर सरमन सिंह कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट तो है और बड़ा गंभीर किस्म का कॉन्सेप्ट है। मैं जाना चाहता हूं डॉक्टर अनिल गोयल के पास, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अतुल अग्रवाल से थोड़ी बातचीत करना चाहता हूं। अतुल अग्रवाल साहब, एक विरोधाभास है। अगर ये संक्रमण ताकत है, इस संक्रमण के चलते लोग सुरक्षित हो रहे हैं, जान का जोखिम खत्म हो रहा है, लोग एक सामान्य किस्म की खांसी, जुकाम और हल्के बुखार के साथ ही इस लहर में निकल जा रहे हैं, तो हम संक्रमण की रफ्तार घटाने के लिए प्रयत्नशील क्यों हैं? फिर तो संक्रमण की रफ्तार बढ़ानी चाहिए। लोग जल्द से जल्द सुरक्षा के दायरे में आए, लोग जल्द से जल्द संक्रमित हों, ठीक हों और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। फिर क्यों चुनाव आयोग इस प्रकार के प्रतिबंध लगा रहा है? मेले ठेले तो हम पहले ही चला रहे थे, अभी प्रतिबंध पे जा रहे हैं, तो थोड़ा विरोधाभास है। अगर ये ताकत है तो हम इस ताकत को रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? थोड़ा आप रोशनी देंगे बतौर वायरोलॉजिस्ट कि है क्या वस्तुता? धन्यवाद डॉक्टर हिमांशु जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर सरमन सिंह सर से क्षमा चाहूँगा, पिछली बार मैं कार में से प्रोग्राम
कर रहा था, नाम का उच्चारण गलत हो गया, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर डॉक्टर सरमन सिंह से क्षमा चाहता हूँ। डॉक्टर सूद और डॉक्टर गोयल सब मेरे पुराने मित्र हैं, उनको भी मेरा प्रणाम स्वीकार। अगर आपको द्विवेदी जी याद हो, मैंने कहा था ओमिक्रॉन जी घातक नहीं होगा, जी तीसरी लहर होगी, सब कुछ होगा, और फिर भी ये घातक नहीं होगा और बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जी आपकी सूचना के लिए बता दूं, कल और परसों 2 दिन हम लोगों का वैक्सीन कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑनलाइन, रात में 2.5 घंटे की, 5 घंटे की। जी आपके जो दो सवाल हैं कि हम इसको रोकने की कोशिश ही क्यों कर रहे हैं, जी मेरे पिछले कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम के बीच में एक नई चीज डेवलप हुई है। जी और शायद आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने पुनः एक मीटिंग बुलाई। जी बाहर वो नहीं आ पा रहा है, लेकिन एक मंच पर आ, शायद किसी ने डॉक्टर जैकब जॉन साहब का नाम भी सुना होगा, हमारे पूर्व प्रेसिडेंट भी रहे, एक बहुत अच्छे वायरोलॉजिस्ट भी हैं। समस्या ये है कि हर वायरस म्यूटेट करता है, जी और ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा कप्पा सारे वेरिएंट आए, और ये ओमिक्रॉन आया, जी वो सारे लंग्स को संक्रमित कर रहे थे ACE2 रिसेप्टर्स के थ्रू नाक के, और जी लंग्स को डैमेज कर रहे थे, जबकि ये नहीं कर रहा ओमिक्रॉन। जी ओमिक्रॉन को सबसे पहले साउथ अफ्रीका ने रिपोर्ट करा। ध्यान दीजिएगा, उसका ओरिजिन साउथ अफ्रीका नहीं है, जी क्योंकि लगभग उसी समय बेंगलोर में एक डॉक्टर में पाया गया, यानी कि ये म्यूटेट हो चुका था। जी लेकिन इसके म्यूटेशन में और बाकी म्यूटेशन में एक बहुत भयानक परिवर्तन है। जी ओमिक्रॉन का जो म्यूटेशन है, ये एक ही स्थान पर 50 म्यूटेशन हुआ, और इसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा कप्पा किसी का कोई अंश नहीं है। जी ऐसा तब होता है जब कोई वायरस जानवर में चला जाता है और जी जानवर में म्यूटेट होके ये हम पर आता है। जी ये ओमिक्रॉन का ओरिजिन अब रोडेंट ओरिजिन माना जा रहा है, कि ये किसी समय गत वर्ष में ये ओरिजिनल कोरोना वायरस ने चूहे को संक्रमित कर दिया, जी और उस चूहे से इतने सारे संक्रमण होके आ गए। जी स्थिति यहां गंभीर है। जी अगर कोई वायरस इंसान से जानवरों में और जानवर में म्यूटेट होके वापस इंसान में आने लगता है, स्थिति वहां गंभीर है। ओमिक्रॉन से हमको कोई डर नहीं है, ये तय बात है। और हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने टेस्टिंग पर कोई भी जोर देने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि घर का लगभग सभी बच्चे जी संक्रमित हैं। बहुत माइल्ड लक्षण है या नहीं के बराबर है, और वो इम्प्रूव कर जा रहे हैं। जी लेकिन क्योंकि दूध का जला भी छाछ को फूक फूक कर पीता है, इस देश में सब कुछ राजनीति से गवर्न होता है। आप कुछ करो तो लोग शोर मचाते हैं, ना करो तो शोर मचाते हैं। सरकार के सामने एक दुविधा की स्थिति होती है, ऐसे में क्या करें। हाँ, हमको कोई भी ट्रांसमिशन इसलिए रोकना है कि इस ओमिक्रॉन में कहीं कोई ऐसा म्यूटेशन ना हो जाए जो कि घातक साबित हो। अभी भी हमारे लिए ये बूस्टर डोज का हमने नाम नहीं दिया, प्रिकॉशन डोज का दिया, जी क्योंकि बूस्टर डोज लेकर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। अगर सबको 2 टीकाकरण लग जाएगा, तब हम काफी कुछ हद तक कोरोना को रोक पाएंगे। अब कोरोना और ओमिक्रॉन 2 अलग अलग चीजें हैं। हमें भविष्य में जूनोसिस यानी कि जानवरों से ये वायरस ना आए, इसको रोकने के लिए इसको रोकने के लिए काम करना है। काफ़ी चीज़ें बताई डॉक्टर अतुल अग्रवाल ने। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो ओमिक्रॉन हम कर रहे हैं, अतुल अग्रवाल साहब बता रहे हैं कि नई रिसर्च बता रही है कि ये इंसान से इंसान को नहीं आया है, बल्कि चूहों से इंसान को प्राप्त हुआ है। लेकिन मैं डॉक्टर अनिल गोयल साहब अभी भी उस मुद्दे पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा चाहता हूँ कि हमें संक्रमण की रफ्तार रोकनी चाहिए या संक्रमण जिस गति से चल रहा है चलने देना चाहिए। बतौर चिकित्सक आप किस नज़रिए के साथ हैं इस विषय के संदर्भ में? हम नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दे रहे हैं, बाकी सब चल रहा है पर स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं। हम वर्तमान को सुरक्षित रखने के लिए पिछले 2 साल से अपनी भावी पीढ़ी के साथ में समझौता कर रहे हैं। बच्चों की ज़िंदगी में स्कूल की क्या अहमियत है, इससे हम ना काफ़ी परिचित हैं, ऐसा तो नहीं है, पर फिर भी हम उसको रोक रहे हैं। थोड़ा आप रोशनी देंगे इस संदर्भ में, ताकि इससे कुछ स्पष्ट हो पाए?
जी, सबसे पहले तो मैं एक ही वर्ड इसमें कहूंगा कि हमको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। आप ही कह रहे हैं कि क्या जरूरत है सतर्क और सावधान रहने की, जी क्या जरूरत है इतने सारे टेस्ट करने की। जी इसमें पहले ये समझना है, ये सिर्फ ओमिक्रॉन ही नहीं है, एक डेल्टा वायरस भी है, तो डेल्टा क्रॉन हम लोग कहते हैं। जी और ये कौन सा वायरस क्या करेगा, कितना क्लिनिकल रेलिवेंस होगी। एक होता है एपिडेमियोलॉजी, जी मतलब 80% 90% है। दूसरा है उसका क्लिनिकल पिक्चर क्या है, कि माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर डिजीज है। जी आप अभी भी देख रहे हैं कि 30-40 लोग या कुछ 100 लोग पूरे देश में डेथ हो रही है, ये आप अभी भी देख रहे हैं। जी तो कौन ज्यादा बीमार होगा कौन नहीं बीमार होगा, ये मल्टीफैक्टोरियल है, किसकी इम्यूनिटी कम है किसकी ज्यादा है। और जी आप भी जब बीमार होते हैं तो आपको 7 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ता है। तो मैं तो नहीं चाहूंगा बीमार रहना, कि जी मेरे को माइल्ड होगी मॉडरेट होगी सीवियर, मेरे को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक हार्ट डिजीज है। जैसे कि हमने देखा जो अभी दिल्ली का इन्होंने डिटेल दिया है पिछले 3 दिन की डेथ का, जी उसमें जितनी डेथ हुई 75% वो है जो अनवैक्सीनेटेड थे, उनको पहली बार इन्फेक्शन हुआ। तो किसकी डेथ हो जाएगी कौन सीरियस होगा वो क्लिनिकली हम नहीं कह सकते, इसलिए इसको रोकना जरूरी है। हाँ, ये आपने कहा अच्छा कि वैक्सीन द्वारा लगाने के बाद माइल्ड डिजीज हो जाएगी, तो जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माइल्ड डिजीज भी अगर मुझे होगी तो मेरे को 7 दिन घर पर बैठना पड़ेगा, मेरी वर्किंग आवर्स खराब होते हैं। जी तो मैं इसको जो नेचुरल तरीके से जो चल रहा है उसको चलने दें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको रोके नहीं, या उसको कंट्रोल नहीं करें, या उसके लिए सावधानी नहीं रखें, या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का इस्तेमाल नहीं करें। जी आपको याद होगा कि आपके पिछले भी जो डिस्कशन हम लोगों के साथ था, मैंने कहा था कि 15-20 जनवरी तक ये नीचे जाएगा, जी और फरवरी मार्च में ये हो सकता है सीरो पॉजिटिविटी 90 to 100% हो जाए। जी और चूंकि लाखों जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें 30% पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है लाखों से कई लाख ज्यादा केसेस हैं। जी तो इसलिए जो नेचुरल प्रोसेस हो रही है उसको रोकना नहीं है, वो जी तो ठीक है, लेकिन सावधानी रखना इसलिए जरूरी है कि आपको कोई मॉडरेट या सीरियस बीमारी नहीं हो। अगर 60 साल से ज्यादा है, वैक्सीन लगा उनको भी हो रहा है, अगर उनको हार्ट डिजीज है, लिवर डिजीज है, तो वो सीरियस भी हो सकते हैं। इसको हमें रोकना, चाहे वो 1% है। चाहे वो आप देखिए 1% है। जितना अतुल अग्रवाल साहब ये कह रहे हैं, पर डॉक्टर राजेश सूद साहब मैं आपसे समझना चाहता हूँ, भाग्यशाली कौन है वर्तमान दौर में? जो संक्रमित हो रहा है वो भाग्यशाली है, जो अभी तक संक्रमित नहीं हुआ है वो भाग्यशाली है। इसलिए क्योंकि एक रिसर्च कह रही है कि जो संक्रमित हो गए और ठीक हो गए तो अब आप सुरक्षित हैं, कुल मिला के कोरोना को आप बाय बाय कहने वाले हैं। तो आपसे जानना चाहता हूँ कौन भाग्यशाली है, जो हो लिया संक्रमित, फुर्सत, या कुछ और? ये सामयिक चर्चा में है, और ये प्रश्न तो इंटरनेशनल क्वेश्चन बन गया है कि क्या होगा। पर मैं आपको एज ए मेडिकल कम्युनिटी, जैसे कि और भी एक्सपर्ट्स बोलेंगे या बोलते हैं, मैं आपको ये बता दूं सबसे ज्यादा जी भाग्यशाली तो वो है जिसने वैक्सीन लगा ली हैं और जिनको बूस्टर मिल गया और जिसकी एंटीबॉडीज स्टेबल है। जी अगर आप ये मेंटेन करेंगे तभी आप देखिए दिल्ली के अंदर भी काफी 95-96% हमारे सीरो पॉजिटिव थे। जी कुछ एक्सपोजर से हुए थे, कुछ वैक्सीनेशन से हुए थे, पर फिर भी इन्फेक्शन हुआ। जी तो इन्फेक्शन होने वाले तो भाग्यशाली नहीं हो सकते। जी इन्फेक्शन होने वालों में तो नुकसान करंट भी होगा, और एक जो रिस्क है लॉन्ग कोविड का, जो जी अगले 3 महीने 6 महीने या रहेगा, और इसमें कार्डियक इवेंट, हार्ट की डिजीज, डायबिटीज का खराब होना, ये सब कुछ होगा अगर आप इन्फेक्शन के बाद अपने आप को करते हैं। इसलिए बोला जाता है हर्ड इम्यूनिटी बेस्ट आती है आपकी वैक्सीन से। जी हर्ड इम्यूनिटी को इन्फेक्शन से लाएंगे तो वो भाग्यशाली बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम अभी जो बोल रहे हैं, जैसे आज महाराष्ट्र से रिपोर्ट आई है जी कि उन्होंने जितनी जीनोम सीक्वेंसिंग की उसमें अभी भी डेल्टा जो है वो 2/3 है और ओमिक्रॉन 1/3 है, जी जितने सैंपल्स उन्होंने किए। और अभी आप नेट रिजल्ट भी देखें तो जो अभी डॉक्टर अनिल गोयल भी कह रहे थे कि कुछ स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है कहीं कहीं, या कुछ कंट्रीज में भी दिखाई दे रही है। वो ऐसा वाकई में है या नहीं, अभी हमको समय लगेगा देखने में। जी क्योंकि जो 2 दिन पहले हमारे पास 5,000 केस थे ओमिक्रॉन के, जी आज 6,000 हैं। 5 दिन पहले 2,000 केस थे। तो ओमिक्रॉन तो बढ़ रहा है, आपका जो भी स्टेबिलिटी है वो ओमिक्रॉन पे तो अप्लाई नहीं हो रही। जी डेल्टा की वेव का आने का अंदेशा पहले से था। 2 महीने पहले हम जानते भी नहीं थे कि ओमिक्रॉन आएगा,
और अभी मैं आपको बताऊं कि ओमिक जैसे डेल्टा में जी 10-15 वेरिएंट्स आ गए थे, 10-15 लिनिएजेस आ गई थी, अभी ओमिक्रॉन में आने शुरू हो गई हैं। जी आज से 10 दिन पहले हम बात कर रहे थे 2 लिनिएजेस हैं, आज बात कर रहे हैं 3 लिनिएजेस आ सकती हैं, हो सकता है और भी आ जाए और इनमें से कोई विरुलेंट हो जाए। जी तो जितने ज्यादा लोग इन्फेक्टेड होंगे उतने ज्यादा चांसेस ये भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सब संक्रमित हो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। जी जब नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा और उसमें से कोई ऐसा वेरिएशन हो गया जो विरुलेंस बढ़ जाएगी, आप देखिए जो स्पेनिश फ्लू हुआ था जी उसकी फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में जो सेकंड वेव थी उसमें बहुत जबरदस्त तबाही हुई थी, सबसे ज्यादा मौतें हुई थी, और जो फिर 1919 के समर के अंदर जाके वो स्टेबल हुआ। तो ये वेरिएशंस किसी भी तरफ जा सकते हैं, ये इनसिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ये पहले से हल्के हो सकते हैं, जैसे ओमिक्रॉन है। ओमिक्रॉन हार्मलेस नहीं है पर पहले से हल्का सिम्टम्स की वजह से। लॉन्ग कोविड में क्या होगा वो हमको 6 महीने बाद वो 6 महीने बाद पता चलेगा। पर तो डॉक्टर राजीव सूद, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। इतनी पूरी आपने जो बातें बताई, आपने कहा कि 1/3 ओमिक्रॉन है, 2/3 अभी भी डेल्टा है, पर डेल्टा तो हमारे बदन में सेरन पैदा कर देता है। डेल्टा की तबाही को हम भूल नहीं पाते हैं। अस्पताल भरे भरे पड़े थे, गलियारे में भी पैर रखने की जगह नहीं थी। इतनी बड़ी संख्या में केसेस आ रहे हैं। सारे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं कोविड सेंटर बनाए हुए खाली पड़े हैं। अस्पतालों में 80%, 85%, 90% बेड खाली पड़े हैं। कई अस्पताल अपने भविष्य की विस्तार की योजना बना रहे थे, वो योजनाएं ठप हो गई क्योंकि मरीज ही नहीं आ रहे। जो कोविड के मरीज है वो आ नहीं रहे, सर्जरी है वो पोस्टपोन हो गई। तो डेल्टा वेरिएंट क्या दम तोड़ गया वक्त गुजरने के साथ? क्या उतना मारक नहीं रहा? ये एक सहज सवाल है जहन में, इसके संदर्भ में कुछ आपसे रोशनी मिलेगी? हाँ जी जरूर। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो मौतें हो रही थी, जो आज इसका फिगर है डेथ्स की, वो 400 क्रॉस कर चुकी है। ये कोई छोटी फिगर नहीं है, जहाँ पे हमारे बिल्कुल नीचे आ गए थे डेथ्स। और दिल्ली के अंदर लोग बिल्कुल आईसीयू में, आज से हम 15 दिन पहले बात कर रहे थे कि आईसीयू खाली पड़े हैं, हॉस्पिटल खाली। अब वो स्थिति नहीं है। हमारी परसेंटेज कम है जरूर हॉस्पिटल एडमिशंस की, पर जो मॉर्बिडिटीज के साथ या जो अनवैक्सीनेटेड लोग हमारे एडमिट हो रहे हैं उसके अंदर मोर्टेलिटी है। वेंटिलेटर पे जितने लोग थे उसके अंदर ये भी देखा गया कि ज्यादातर लोग जो हैं वो अनवैक्सीनेटेड थे और हाई मॉर्बिडिटी के साथ थे। और 2 चीजें हैं कि कोरोना की वजह से डेथ हो रही है या कोरोना के साथ डेथ हो रही है। ऐसा है कि और कोमॉर्बिडिटीज के साथ लोग जो एडमिट हो रहे हैं उनमें हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। इसमें हम ये नहीं बोल सकते हमारा एक प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ होता है और एक सेकेंडरी। तो कोरोना के साथ उनकी डेथ हुई या कोरोना की वजह से डेथ हुई, ये एक अलग सवाल है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमको जो बचाएगा वो तो वैक्सीन ही बचाएगा, और जो इसको हल्का करेगा वो भी वैक्सीन करेगा। ये अब बियॉन्ड डाउट दिल्ली की स्टडी में प्रूव हो चुका है। ये दिल्ली की स्टडी में प्रूव हो गया है। कुल मिला के वैक्सीन ही बचाएगा। पर वैक्सीन पर ही तो सारे सवाल हैं डॉक्टर सरमन सिंह साहब। आधी रिपोर्ट आती है वो बताती हैं कि ये बूस्टर भी काम नहीं कर रहा है, जो वैक्सीन पहले लगी है वो भी काम नहीं कर रहा है। ओमिक्रॉन के लिए फाइजर, बायोटेक, मॉडर्ना, सीरम इंस्टीट्यूट सब नई वैक्सीन लेके आने वाले हैं। 1 महीना रुकिए, 1.5 महीना रुकिए, 2 महीना रुकिए, समझ ही नहीं आता करेंगे तो करें क्या। ये वैक्सीन बचाएगी नहीं, नई वैक्सीन आएगी। राजीव सूद साहब बोल रहे हैं कि जो कुछ भी बचाएगा वैक्सीन ही बचाएगी। सही बताइए, बचाएगा कौन, या केवल ऊपर वाले पे भरोसा रखें? नहीं, देखिए बचाने के लिए तो सबसे अच्छा तो मास्क है। मैं हमेशा कहता हूँ सोशल वैक्सीन का काम करता है, बाकी सब इंडिविजुअल वैक्सीन होती हैं। लेकिन साइंटिफिकली अगर वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन बचा तो रही हैं, उतनी इफेक्टिव नहीं है। डेफिनेटली डेथ से बचा रही है, सीवियरिटी से बचा रही है, आईसीयू में जाने से बचा रही है, वेंटिलेट नहीं करना पड़ा, बिल्कुल सही सब लोग बता रहे हैं। और जहां तक जो डाटा की जो बात है, मेरे ख्याल से उस पर कंट्रोवर्सी करने का कोई पॉइंट नहीं है। बट हमारा मानना ये है कि हम एपिडेमियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इंडिया में इस समय डोमिनेंट जो है 80 to 90% ओमिक्रॉन है। हम एक साइड में रख देते हैं हम सीक्वेंसिंग के क्या डाटा आ रहे हैं, कब कलेक्ट किए थे सैंपल्स, बहुत पहले एक महीने बाद सैंपल्स की रिपोर्ट आ रही है। सीक्वेंसिंग की हालत ये है डॉक्टर सरमन सिंह साहब, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब संक्रमित हुए, संक्रमित हो गए, वो ठीक भी हो गए, उसके बाद में खबर आई कि उनको ओमिक्रॉन था। तो ये तो हमारी जांच रिपोर्ट की वास्तविक हैसियत है।
एक प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री किस वेरिएंट से संक्रमित हुआ है, इसकी रिपोर्ट आने में भी 10 दिन से ज़्यादा का समय लगा है। तो ओमिक्रॉन के 5,000 केसेज हैं या 6,000 केसेज हैं, पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि 2.5 लाख केसेज में उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हुई कितनी है। तो इसलिए वो डाटे के तो कोई मायने नहीं है किससे हुए हैं। महत्वपूर्ण ये है कि ये विरोधाभास आधी वैक्सीन कंपनियां चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि इस वेरिएंट पे हमारी वैक्सीन काम नहीं कर रही है, हम नई वैक्सीन लेके आने वाले हैं, वो इस पर भी प्रभावी होगी। इसके संदर्भ में बतौर चिकित्सक आप क्या कहेंगे? देखिए, चिकित्सक होने की बात अलग है, बहुत कुछ इकोनॉमिक्स में चलता है। अब बहुत सारी चीजें हम टीवी पर नहीं कह सकते, बहुत कुछ बिजनेस का गेम चलता है, बहुत कुछ होता है। थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसका बैच नंबर या थोड़ी चीज चेंज करके भी वैक्सीन दी जा सकती है। तो बहुत कुछ, देखिए स्कूल ऑफ थॉट में उनको एंडोर्स नहीं कर रहा, बट आजकल आप सभी सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वैक्सीन के लिए भी बिजनेस इसमें कितना मॉड्यूल चल रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन मैं मूल बात उस पर आऊंगा जो आप कह रहे थे, बार बार सबसे पूछ रहे हैं आप कि भाई ये विरोधाभास जो है, विरोधाभास देखिए मेरे ख्याल से ये है जो आप कह रहे हैं कहीं तक है, लेकिन उसमें क्लैरिटी ये है कि बचाना इसलिए जरूरी है और सेफ्टी इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ओल्ड एज हैं, ऐसे लोगों में इवन ओमिक्रॉन नंबर 1 वो भी इन्फेक्शन कर सकता है। और ऐसा नहीं कि 0% मॉर्टेलिटी है, यस इट इज लेस देन 1% है, उसमें 2% से भी ज्यादा थी, 3% थी, इसमें लेस देन 1% है। नंबर 1 एक बात यह है। दूसरी चीज जो डॉक्टर सूद ने कही, मैं उसको रीएम्फेसाइज करना चाहूंगा, जितने बिलियंस वायरस बनेंगे, बिलियंस या ट्रिलियंस जितने बनेंगे, उनमें पॉसिबिलिटी जितने लोग होंगे ज्यादा होंगे, उसमें ही म्यूटेशन की चांस होता है। तो आज हम ये सोच के नहीं बैठ सकते कि आज ओमिक्रॉन है, इसको सबको इन्फेक्ट होने देते हैं। एंड आप सोचिए कि इतनी बड़ी पब्लिक है, पॉपुलेशन इंडिया की इतनी है, और उसमें अगर ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस वायरस जो एक्सक्रीट बॉडी में हो रहे होंगे और उसमें कभी कौन सा म्यूटेशन हो जाए हमको पता नहीं है। वो म्यूटेशन वायरस के लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और जो वायरस के लिए अच्छा होगा नेचुरली हमारे लिए बुरा होगा। तो अगर यू नेवर नो कि डेल्टा से भी खतरनाक कोई म्यूटेशन हो जाए, तो इसलिए इसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो इसमें मुझे लगता है विरोधाभास इसलिए नहीं है, कंट्रोल इसलिए करना चाहिए कि अगर यंग लोगों में कोई नुकसान नहीं भी कर रहा, हो सकता है उनको मुझे लगता है कि ज्यादा वैक्सीन का एम्फेसिस करने की जरूरत नहीं है, या स्कूल खोलने का या बंद करने का जो डिसीजन है वो कई बार सरकार के अपने बहुत सारे दूसरे कारण होते हैं। नाइट कर्फ्यू पे जो आपने कहा, आप पत्रकार हैं, आप कह सकते हैं, नेचुरली बिल्कुल सही बात है। मैं हमेशा कहता हूँ आप पत्रकारों को ये छूट होती है, हम लोगों को शायद कुछ छूट नहीं होती है। तो ये कर्फ्यू लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ये बात आपको भी सारी छूट प्राप्त है। अब तो कम से कम आप ये बहाना मत लीजिए कि हमें ये छूट नहीं होती है। इतना कह रहा हूँ, लेकिन ये वास्तविकता ये भी सही है कि जो उनसे घर में लाएंगे ना, वो बच्चे भी अगर उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन वो घर में लेकर के आएंगे, उनके बुढ़े माँ बाप हैं, उनको इन्फेक्शन कर सकते हैं, उनको डेथ हो सकती है, उनको सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए मास्क लगा के मैं अगेन एम्फेसाइज करूंगा, वैक्सीन 2 वैक्सीन, एटलीस्ट 2 वैक्सीन। मैं बूस्टर डोज का बहुत बड़ा हिमायती नहीं हूँ पर्सनली। 2 वैक्सीन जिनको लगे 2 वैक्सीन जरूर लगवाएं। और नंबर 2, वैक्सीन के साथ साथ मास्क लगाना बहुत जरूरी है। और अपने बुजुर्गों को, ओल्ड एज पीपल, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग, उनको बहुत जरूरी, उनको ध्यान रखना है। ये 3 पॉइंट मेरी तरफ से। एक पॉइंट पे आपकी टिप्पणी चाहिए सर। हम बूस्टर डोज नहीं लगा रहे हैं, हम प्रिकॉशनरी डोज लगा रहे हैं। क्या नाम बदल देने से, कि आप किस नाम से डोज को पुकार रहे हैं, उससे उसकी मारक क्षमता बढ़ जाती है? कि अगर आपने उसे हिमांशु के नाम से बुलाया तो वो इतना असर नहीं करेगा, अगर डॉक्टर सरमन सिंह के नाम से बुलाया तो वो कमाल कर देगा। तो ये प्रिकॉशनरी डोज कह के हम बुला रहे हैं, इसे हम बूस्टर नहीं कह रहे हैं। ये बात भी बड़े जोर शोर से बताई जा रही है। क्या हो जाएगा इससे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको नाम दिया है, तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। तो डॉक्टर सरमन सिंह टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। डॉक्टर अतुल अग्रवाल साहब तो वायरोलॉजिस्ट है, वैक्सीन के संदर्भ में विशेषज्ञ हैं, कोई टिप्पणी करे सर कि बूस्टर या प्रिकॉशनरी, इससे क्या बदल जाता है सर? जहां तक डेथ की बात है, डॉक्टर सूद बाद में उस मुद्दे पर आ गए थे। अधिकतर देखिए पेशेंट गंभीर हर अस्पताल में भर्ती होते रहते हैं, उनकी बहुत सी जांचें कराते हैं, कुछ कोइंसिडेंटल जांचों में हमको डायग्नोसिस मिलती है। जो भी गंभीर होता है उसमें क्योंकि संक्रमण ओमिक्रॉन का बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है, उसके अंदर उनका भी ओमिक्रॉन या कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। अब क्योंकि उनका कोरोना पॉजिटिव आ गया,
इसलिए अगर उनकी डेथ होती है तो वो लेबल हो जाती है ये कोविड रिलेटेड डेथ है, कोविड कॉज नहीं है। कॉज ऑफ डेथ तो हमेशा कार्डियोरेस्पिरेटरी फेल्योर या सिस्टमिक फेल्योर या मल्टी ऑर्गन फेल्योर। मेरे ही एक डॉक्टर फ्रेंड के फादर की कल डेथ हुई, वो डायलिसिस पे लगातार थे जी हम मालूम था 2 महीने से सीरियस है, लेकिन कल उनकी डेथ हो गई, पर उस समय वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। जी अगर हम टोटल डेथ की संख्या देखें तो आईसीयू में सब कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ है, जो डेटा बहुत डिटेल में हमको नहीं दिया जा रहा है। जी तो अगर हम ओमिक्रॉन का डेथ रेट की बात करते हैं, ये बहुत कम है। आपका अगला सवाल था कि वैक्सीनेशन को इसको बूस्टर डोज क्यों नहीं कह रहा है, प्रिकॉशन डोज क्यों कह रहा है। अभी तक का डेटा कोई भी बूस्टर डोज के फेवर में नहीं है। जी जिस वैक्सीन को सबसे पहले एक बहुत बड़ी चीज बता के पेश करा गया था, दैट वाज द फाइजर की वैक्सीन। जी सबसे बड़ी फेल्योर विश्व के अंदर फाइजर वैक्सीन ही साबित हुई। जी हमारे पास 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड जिसको चेडॉक्स 1 कहते हैं, दूसरी किल्ड वैक्सीन। इन दोनों पर भी हम अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि इसकी बूस्टर होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इसके पीछे कारण है। मैं अब आपको ये एक लेटेस्ट स्लाइड दिखाना चाहूंगा। जी इसके अंदर आप देखिए, वैक्सीन लगने के बाद बी सेल, CD8 सेल्स, जी CD4 सेल्स और एंटीबॉडीज है। जी समय के साथ एंटीबॉडीज तो कम हो जा रही हैं, जी लेकिन बी सेल, CD4 सेल और CD8 सेल ये परसिस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स प्रोटेक्शन ये हमको दे रहे हैं। जी। लेकिन क्योंकि हमको एक भयावता थी और हेल्थ केयर वर्कर्स जिनको इनिशियली कोविशील्ड 4 हफ्ते के गैप पर लगी थी, ध्यान कीजिएगा, जी इनिशियली हम सबको हेल्थ केयर वर्कर्स और फील्ड वर्कर्स को 4 हफ्ते के गैप पे लगी थी। बाद में ये पाया गया कि ये वैक्सीन का इफेक्ट तब बहुत अच्छा है अगर ये 12 हफ्ते के गैप पर दी जाए। जी उस गलती को सुधारने के लिए इस समय हम ये एक्स्ट्रा डोज दे रहे हैं, जो कि प्रिकॉशन डोज है। इसीलिए हमने एक सिलेक्टेड ग्रुप को इसमें उठाया है, जी हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले, जिनको जनवरी, फरवरी या मार्च में हमने कोविशील्ड 4 हफ्ते के गैप पर लगाई थी, क्योंकि मई के बाद आके हमने इसका गैप चेंज कर दिया था। जब कोविशील्ड का गैप चेंज कर दिया गया, उसके बाद भी हम देख रहे हैं इतना समय गुजरने के बाद न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना वैक्सीन की एफिकेसी को असर नहीं करता। CD4, CD8 सेल एंड बी सेल्स आर इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इसको प्रिकॉशन डोज कह रहे हैं। सिर्फ एक वैक्सीन जिसके बारे में अब डेटा आ गया है, दैट इज मॉडर्ना वैक्सीन, जिसकी बूस्टर कामयाब है। इंडिया में मिक्स एंड मैच के लिए ट्राई करा गया। हेट्रोलोगस वैक्सीन AIG स्टडी जो है, इट शोज कि अगर हम 2 अलग अलग वैक्सीन दे रहे हैं, कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स 4 गुना बेहतर है, लेकिन डेटा इनसफिशिएंट है, इसलिए अभी हेट्रोलोगस को नहीं करा है। और प्रिकॉशन डोज क्योंकि हमने इनिशियली 4 हफ्ते के गैप पर दी थी, उस समय एंटीबॉडी लेवल इतने डेवलप नहीं हुए थे। डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स मई और जून में सफर किए थे, इसलिए ये प्रिकॉशनरी डोज दिया जा रहा है। मैं वापस डॉक्टर अनिल गोयल साहब के पास आना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ अतुल अग्रवाल साहब। कुल मिला के भविष्य को लेकर क्या है, इस उम्मीद के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि 1918 में आया था, 2 साल में महामारी चली गई थी। हर 100 साल में इस प्रकार का एक साइकिल होता है, आता है, साल 2 साल रहता है। 2 साल पूरे होने आ रहे हैं, 30 जनवरी को 2 साल पूरे हो जाएंगे कोरोना को हमारे देश में आए हुए। बड़ी उम्मीद के साथ उन 2 साल पूरे होने का इंतज़ार कर रहे हैं। वाकई करें या अनिश्चितता है, अभी और बने रहना है हमें इसी प्रकार से? बिल्कुल, अल्टीमेटली फ्लू पैटर्न पे जा रहे हैं हम जी। फ्लू कुछ कंट्रीज में प्रॉब्लम करता है। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और बताऊं कि जितने स्ट्रेन उन्हीं कंट्रीज में पकड़े जा रहे हैं जहां पर एड्स बहुत कॉमन है। बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका शुरू में भी वहीं पर आए थे जी। जहां पर एड्स बहुत कॉमन है, वहां वायरल इन्फेक्शन और म्यूटेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये भी एक तथ्य हमारे सामने साझा कर रहे हैं, लेकिन अतुल अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि बाद में ये फ्लू के रूप में रह जाने वाला है। लेकिन मैं डॉक्टर अनिल गोयल साहब से उनकी ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। पहली लहर और दूसरी लहर में IMA
डॉक्टर्स के संदर्भ में बहुत चिंतित रहा। आईएमए को इस बात की शिकायत रही कि बड़े पैमाने पर डॉक्टर संक्रमित ही नहीं हुए, बल्कि उन्होंने जान भी गंवाई, और उनकी जान के संदर्भ में जैसे सरोकार रखनी चाहिए वैसे सरोकार नहीं दिख रहे। तीसरी लहर में डॉक्टर्स की क्या स्थिति है, थोड़ा इसको साझा करेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है, डॉक्टर के संदर्भ में हमारे सरोकार है। समाज को पता होना चाहिए कि डॉक्टर्स इस तीसरी लहर में किस स्थिति में है। अनिल गोयल साहब। देखिए, डॉक्टर्स तीसरी लहर में इन्फेक्शन 50% है जी। अगर पॉजिटिविटी रेट बाकी जनता में 20 से 30% पहुंच गया है तो डॉक्टर्स में शुरुआत से ही 50% है। और इसका कारण भी बड़ा सीधा है कि उन पर वायरल लोड बहुत ज्यादा होता है। जितने भी पेशेंट वो ओपीडी में देखते हैं, आईपीडी में देखते हैं, बहुत सारे जिनका कोविड का स्टेटस नहीं पता होता, बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक कोविड भी होते हैं, बहुत सारे लोगों का टेस्ट के बाद पता चलता है। तो इसलिए हाई रिस्क ग्रुप है ये हेल्थ केयर वर्कर। खास तौर से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो उन पर ओवर क्राउडिंग का भी एक है, जहां जहां एक डॉक्टर 100 पेशेंट एक बार ओपीडी में देख रहे थे, लेकिन हालांकि अब तो उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन शुरू में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि इस बार जैसे कि पिछली सेकेंड वेव तक हमारे 2000 डॉक्टर्स की डेथ हुई है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, इस बार में डेथ नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात है। माइल्ड डिजीज है, नॉर्मली 2-3 दिन बुखार रहने के बाद 7 दिन क्वारंटाइन के बाद, इसीलिए वापस वो ज्वाइन भी कर पा रहे हैं। ये भी आप देख रहे होंगे आईसीएमआर ने भी गाइडलाइन सारी की सारी बदल दी। पहले क्या था कि 2 हफ्ते काम करते थे, या 1 हफ्ते काम 1 हफ्ते रेस्ट, इस तरह था। अब की बार कोई रेस्ट नहीं। अगर आपको पॉजिटिव भी है, माइल्ड मॉडरेट डिजीज भी है, तो 7 दिन बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर 3 दिन बुखार नहीं हो। तो इस तरह से मैं कहूंगा कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को, उसको वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है उसमें। इतना हाई वायरल लोड होने के बाद, 50% पॉजिटिविटी होने के बावजूद भी उनमें माइल्ड डिजीज हो रही है, और इसका मैं सिर्फ क्रेडिट दूंगा उनके सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन को काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं डॉक्टर अनिल गोयल साहब। लेकिन एक चिंता के संदर्भ में आपसे सरोकार रखना चाहता हूं, क्या डॉक्टर्स इस समय पर संक्रमण का कारण नहीं बन रहे हैं? क्या डॉक्टर बड़े पैमाने पर संक्रमित हो रहे हैं और लगातार वह ड्यूटी भी दे रहे हैं? कई जगहों पर इस बात की भी दिक्कत है दुनिया के संदर्भ में कि स्टाफ ही नहीं है, इसलिए जानते हुए भी कि वो पॉजिटिव है तो भी उन्हें बुलाया जा रहा है, नर्सेस को, कंपाउंडर को, डॉक्टर्स को। इस चुनौती को किस रूप में देखते हैं आप? नहीं, मुझे लगता है आईसीएमआर की ये गाइडलाइन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अगर आप इन्फेक्शियस हैं तो आप ड्यूटी नहीं कर सकते, और उसका क्राइटेरिया है। अगर आपको माइल्ड सिम्टम है, मान लीजिए खांसी है, बुखार है, आपका टेस्ट पॉजिटिव है, तो आपको 7 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। और अगर लास्ट 3 डेज में अगर ये बिल्कुल मान लिया गया है कि अगर मान लीजिए 4th डे, 2-3 दिन बाद बुखार होने के बाद ठीक हो गया है, 4th डे के बाद बुखार नहीं है, तो 7 दिन बाद आप इन्फेक्शियस नहीं रहेंगे। मेरा ये टिप्पणी भारत के संदर्भ में नहीं, दुनिया के संदर्भ में थी। खासतौर पर अमेरिका के संदर्भ में आया था कि 8-8, 10-10 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं। ये स्थिति आ गई है, वहाँ पे हेल्थ की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं कि संक्रमित लोगों को भी बुलाना पड़ रहा है। इस संदर्भ में बतौर चिकित्सक आप क्या देख रहे हैं? क्या ये कोई खतरा नहीं है? क्या इसके संदर्भ में कोई जोखिम नहीं है? मैं तो यही कहूंगा कि हिंदुस्तान के डॉक्टर्स को आपको बधाई देनी चाहिए, हिंदुस्तान की सरकार को बधाई देनी चाहिए कि यहाँ पर ये हेल्थ केयर क्रंच नहीं हुआ है अभी भी। अभी ये समस्या नहीं आई कि हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी पड़ गई हो बीमार होने के बावजूद भी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा पूल ऑफ डॉक्टर्स है। जो मान लीजिए आपकी जरूरत पड़े तो रिटायर्ड डॉक्टर्स भी आ सकते हैं, इंटर्न्स भी आ सकते हैं, अगर पैरामेडिक्स की जरूरत है तो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, जो हमारे को हर साल करीब अब 80,000 से 90,000 डॉक्टर्स निकल रहे हैं। तो मुझे, और फिर पीजी नीट के बच्चे हैं वो भी वेट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास पूल ऑफ डॉक्टर्स है। हमारा चिकित्सा सिस्टम अभी तक धराशायी नहीं हुआ है, इसके लिए वो डॉक्टर्स को भी बधाई देना चाहते हैं, सरकार को भी बधाई देना चाहते हैं। लेकिन मैं डॉक्टर राजीव सूद आपसे उस चिंता के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान के लोग खासे महारत हैं। हम में से हर दूसरा आदमी अपने आप में डॉक्टर होता है, हर आदमी के पास में जहन में दवाई होती है, ये हो गया आप अपनी तरफ से ले लो, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत क्या है। और वर्तमान तीसरी लहर में ऐसे डॉक्टर बहुतायत में हम अपने आसपास देख रहे हैं। हर कोई एडवाइस कर दे रहा है, पैरासीटामोल ले लो, डोलो ले लो, कॉम्बीफ्लेम ले लो, टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे। कितना ठीक है ये? इस तरीके का नजरिया, इस तरीके का रवैया कितना उचित है?
देखिए, मैं आपको कुछ जो प्रश्न उठे हैं अभी डिस्कशन में, मैं उसके ऊपर आपके इस प्रश्न सहित कुछ कमेंट करना जरूर चाहूंगा। सर। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि प्रिकॉशनरी डोज इसलिए बोला जा रहा है इसको, जो कि हम लोग प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, क्योंकि ये हम सबको नहीं दे रहे हैं, बूस्टर सबको दिया जाता है और जी ये सिर्फ हाई रिस्क हाई एक्सपोजर और एक पर्टिकुलर एज के बाद दे रहे हैं। और अगर बूस्टर आप डिक्लेयर करेंगे आपको सबको देना पड़ेगा, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। जी। हम इसको प्रिकॉशनरी दे रहे हैं, जो मेरे जहन में आया मैं इनका आपको मैं शेयर करूं। बहुत सुंदर। दूसरी बात यह है कि जो डॉक्टर्स के बारे में है, मैं अपना एग्जांपल आपको दो दूंगा जी और पहला एग्जांपल तो यह है कि हमारे हॉस्पिटल में अभी 2 दिन पहले किडनी के कैंसर का ऑपरेशन होने लगा और वो उसका नेगेटिव था, एडमिट किया, सुबह मॉर्निंग में सैंपल उसका पॉजिटिव आया और उसको पोस्टपोन किया। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, बार बार हो रहा है। और जब वार्ड में डॉक्टर्स को देखा गया तो उनमें मेरे ही डिपार्टमेंट के कम से कम 4 से 5 डॉक्टर्स पॉजिटिव थे और वो ऑपरेशन थिएटर में थे। तो आपकी ये जो ऑब्जर्वेशन है कि डॉक्टर्स भी दे सकते हैं, तो मैं डॉक्टर अनिल गोयल से इस बात पे सहमत नहीं हूँ कि डॉक्टर नहीं दे सकते। जरूर दे सकते हैं, डॉक्टर तो वो वैक्सीनेटेड है, वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकते हैं। और ये बोलना कि डॉक्टर सेफ हो गए और अब जाके सब कुछ करना शुरू कर दें, आपके हॉस्पिटल में तो हाई मॉर्बिडिटी के लोग आएंगे जो डिफरेंट बीमारियों से आएंगे और उसके अंदर अगर मेरे को लगता है ये गाइडलाइन थोड़ा सा इसके बीच में डिस्कशन की जरूरत है कि आपको टेस्ट भी नहीं कराना और आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आप काम कर सकते हैं। इसमें टेस्ट कराना भी मुश्किल है। मैं टेस्ट पे आता हूँ इसी पे कि मेरे सन इन लॉ अभी 5 दिन पहले यूएस से जाना था, वहां से आए थे 5 दिन में और उन्होंने होम किट से टेस्ट करवा लिया और वो नेगेटिव थे। और फिर उनको आरटीपीसीआर बोला कि कहीं ये ना मांग ले एयरपोर्ट पे। तो अभी मैं 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, तो वो आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गया और एसिम्प्टोमेटिक थे। और जब उन्होंने जाके एयरपोर्ट पे गए तो यूएसए में इतना रिलैक्सेशन कर चुके हैं, उन्होंने कहा जी आपका हम रैपिड टेस्ट करेंगे और अगर नेगेटिव है आपको तो वैक्सीन लगे, आप जा सकते हैं। वो उन्होंने टेस्ट कराया और वो फिर नेगेटिव आया और वो पहुंच गए यूएसए और उन्होंने वहां पे आरटीपीसीआर कराया, फिर पॉजिटिव आ गए। तो अब ये हो क्या रहा है जी? और प्लेन के अंदर 200-400 लोग साथ में ट्रेवल किए और मैं रोज, मेरे को हेल्थ डिपार्टमेंट फोन कर रहा है, मेरे सन इन लॉ हैं, कि उनका क्या हुआ, वो कहाँ चले गए। मैंने कहा वो तो चले गए, वो तो यूएसए ने अलाउ कर दिया। तो इस तरह के जो विरोधाभास हो रहे हैं और अलग अलग तरह के क्राइटेरिया है। यूएसए में आज कोई नहीं पूछ रहा, वहां लाखों लोग, आप बोलते रहिए, वहां कोई नहीं पूछ रहा। संक्रमण से वो सोच रहे हैं खत्म होगा या बहुत ज्यादा ये इकोनॉमिक बर्डन है या क्या है, ये तो समय बताएगा। पर आपको एक बात और बताएं, फ्लू की वैक्सीन आप क्यों लगाते हैं? फ्लू की वैक्सीन, फ्लू में तो मोर्टेलिटी बहुत कम है, उसको भी तो इसीलिए लगाते हैं कि कोमोर्बिडिटी होती है। और उसमें क्या ये सारे सेल्स नहीं है, उसमें क्या सेलुलर इम्यूनिटी नहीं है जो डॉक्टर अतुल अग्रवाल ने बताया? फ्लू में भी तो है, पर हम उसकी वैक्सीन, उसका तो हम कहते हैं बूस्टर भी लगाओ और हर 6 महीने में लगाओ और बच्चों को भी लगाओ। तो ये कोरोना कहाँ से अवतरित होके आया है कि ये फ्लू से भी हल्का हो गया कि अब हमारे को कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये इस चर्चा में बताना चाहता हूं कि मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, चाहे मेरे हॉस्पिटल के हों क्लिनिकल, चाहे मेरी फैमिली की हों जो अभी हुआ है, और जो मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब उनके मेरे सन इन लॉ के फादर मदर का टेस्ट कराया पूना के अंदर, तो वो नेगेटिव आया होम किट से हमेशा। और ये तो हमारे यहाँ पे तो इम्यूनोलॉजी के एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं। और जब मैंने कहा कि अब बेटे का आ गया पॉजिटिव, तो आप भी आरटीपीसीआर करा लो, और वो पॉजिटिव आ गया। तो अब ये सारी प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं, एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, डॉक्टर भी एसिम्प्टोमेटिक घूम रहे हैं और पब्लिक भी घूम रही है। अब ये कल को कौन सी करवट बैठेगी ये अलग है। और जो डॉक्टर अतुल अग्रवाल ने बोला कि पेंडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक होता है जब एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है जो एनिमल के अंदर जाके आता है। हम शुरू में क्यों परेशान थे कि कोरोना का हमको कोई भी एनिमल होस्ट नहीं मिल रहा था, फिर भी पेंडेमिक हो गया। ये तो होता ही नहीं। इसलिए एक थ्योरी आई कि भाई चाइना ने इसको बनाया होगा, आर्टिफिशियली क्रिएटेड है।
पर अब जितने वेरिएंट आ रहे हैं वो तो वेरिएंट फिर से एनिमल में जाके फिर से विरुलेंट हो सकते हैं। तो ये चीजें मानना बिल्कुल अलग है। जैसा डॉक्टर सरमन सिंह जी ने बताया कि सबसे बड़ी सोशल मेडिसिन, हमारे सोशल वैक्सीन जो है वो मास्क है, और दूसरी है आप अपने ये वैक्सीन लगवाइए जो इसको हल्का करेंगे। और जब तक नेजल वैक्सीन नहीं आती, जब तक आप देखिए हमारी एंट्री पॉइंट हमारे नोज, थ्रोट और आईज हैं सबसे ज्यादा, और उसमें बार बार हाथ मत लगाइए मुंह पे, मास्क पहनिए। और दूसरी बात कि जब ये आएंगी तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए पैदा होता है, एंटीबॉडी, और वो एंट्री पे ही रेप्लिकेशन को रोक देता है, वो हमको इससे और आगे ले जाएगा। तो वैक्सीन की रिसर्च तो जरूरी है, हमको नई वैक्सीन चाहिए। पहले भी कहा गया था कि अगर कोई नया वेरिएंट आ गया तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे के अंदर है वो 1 महीने के अंदर आपको वैक्सीन बना के दे देगा। तो अगर कंपनीज कह रही हैं कि हम वैक्सीन बनाएंगे, और फ्लू के अंदर आप कम मोर्टेलिटी के बाद भी, बहुत कम मोर्टेलिटी के बाद भी आप बूस्टर्स भी लगा रहे हैं, तो हमको कोरोना में एजिटेशन क्यों है? हमको इसको पेंडेमिक कोरोना में एजिटेशन क्यों है? लेकिन रईस साहब आपने एक पहलू बहुत अच्छे से हमें समझा दिया, लेकिन जो आम जनता के बीच चलन है वो विषय अनछुआ रह गया। मेरा सवाल था, हमारे बीच में हर दूसरा व्यक्ति जो डॉक्टर हो रखा है, जो बुखार आने पे बता रहा है कॉम्बिफ्लेम लो, पैरासीटामोल लो, क्रोसिन ले लो, इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे? हम 2 वेव में एक चीज तो हमारे को सोशल मीडिया, डॉक्टर सब समझा चुके हैं कि क्रोसिन जो है वो थोड़ी सेफ है। क्रोसिन जो है पैरासीटामोल ओवर द काउंटर मिल जाती है, और आप फ्लू में भी देते हैं, किसी भी बुखार में भी देते हैं, और इसको भी ये एक बुखार है तो आप इसको दे सकते हैं। कोई भी दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देनी चाहिए। लोगों के ये भी समझ आ चुका है स्टेरॉइड्स नहीं देने हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना एडवाइस के। और मैं समझता हूँ कि स्टेरॉइड्स जो हमारे नीम हकीम डॉक्टर्स हैं, गली गली में झोला छाप हैं, उन्होंने भी देने बंद कर दिए हैं। तो एक ये अच्छी है, और इसलिए हम ब्लैक फंगस और येलो फंगस और वाइट फंगस अब नहीं देख रहे हैं। तो इस तरह की अवेयरनेस तो इवॉल्व होती जाएगी। और क्रोसिन एक ऐसा है कि बुखार के लिए दिया जाता है, और 2 से 3 दिन के अंदर अगर आपका बुखार खत्म हो जाता है, जैसा डॉक्टर अनिल गोयल ने बताया कि आपको 5 दिन के बाद कोरोना सरवाइव नहीं करता। अगर पॉजिटिव भी आ रहा है तो आप एसिम्प्टोमेटिक है, आपके शरीर में वो डेड वायरस है जो बार बार आ रहा है। तो ये विटामिन और पैरासीटामोल आप दे सकते हैं थोड़े बहुत प्रिकॉशंस के साथ, पर आप इसको बाकी की दवाइयां, एंटीबायोटिक समझ चुके हैं और समझाने की जरूरत नहीं है। वायरस एंटीबायोटिक से नहीं मरता। तो इस तरह ये चीजें इवॉल्व हो रही हैं, समझ इवॉल्व हो रही है, और हमको ये समझना पड़ेगा कि इस वायरस को हल्के में नहीं लेना है। ये पेंडेमिक हो या एपिडेमिक हो, हम आज भी चर्चा करते हैं कि HIV ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है या कम खतरनाक होता जा रहा है। तो ये कोरोना कहाँ से अवतरित हुआ है कि अभी ओमिक्रॉन आ गया और पेंडेमिक खत्म हो जाएगा? ये डॉक्टर राजीव सूद साहब का कहना है कि गंभीरता से लेने की जरूरत है। मुझे डॉक्टर सरबंस सिंह के पास जाना है, लेकिन डॉक्टर अतुल अग्रवाल साहब कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे थे जब डॉक्टर राजीव सूद कह रहे थे। एक बार डॉक्टर अतुल अग्रवाल जी का हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर सरबंस सिंह साहब से उस विषय पर बात करने जाते हैं जहां पर डॉक्टर राजीव सूद ने बात को छोड़ा है। जी अतुल जी। इसमें बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी वह दवा जो पिछले साल हमने व्हाट्सएप और यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया से सीखी थी, काम नहीं करती, ना रॉक्सिथ्रोमाइसिन, ना एजिथ्रोमाइसिन या फ्लेविपिराविर या कुछ भी, जी झोला छाप भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्षमा के साथ डॉक्टर राजीव सूद और डॉक्टर गोयल और सरवन सिंह साहब से कहूँगा, समस्या हो गई है वो कॉरपोरेट अस्पताल जिन्होंने मीडिया के बहकावे में आकर मोलनुपिराविर और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का एक बहुत बड़ा भंडार खरीद लिया है। उनके सामने समस्या है, उस भंडार का क्या करें? तो इन कॉरपोरेट अस्पताल में बड़े घराने के लोग जब पहुंच रहे हैं, तब जो वो दिया जा रहा है शायद वो झोला छाप से कई गुना बुरा है, और ये नहीं होना चाहिए। कोई भी नई दवा आती है उसके ऊपर इतने प्रोग्राम टीवी में चल जाते हैं कि लोग उसको रामबाण या संजीवनी बूटी समझने लगते हैं। मोलनुपिराविर और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी डॉक्टर अतुल अग्रवाल साहब ने की है। इस प्रकार के खेल में पड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को समझदार बनाए। जो डॉक्टर राजीव सूद साहब ने कहा क्रोसिन सेफ है, 2-3 दिन में अगर आप ठीक हो रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा डॉक्टर के परामर्श पर जाएं। लेकिन डॉक्टर सरबंस सिंह साहब, मैं वहां से बात को
पकड़ना चाहता हूँ जहाँ पे डॉक्टर राजीव सूद साहब ने छोड़ा कि अब अमेरिका में किसी ने परवाह करना छोड़ दिया है, जो है आपको पॉजिटिव हो तो भी आ जाओ हमारे देश में, इस पर आ गए। क्या माने इसे? हार गए हम कोरोना से, हमने मान लिया कि अब लड़ नहीं सकते, अब जैसा है ठीक है, चलने दो, बाकी चीज़ें चलना ज़्यादा जरूरी है। किस रूप में देखते हैं आप इस तौर तरीके को? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। डॉक्टर सूद का जो एक्सपीरियंस था उसमें 2 पॉइंट थे। जी। एक तो आप पॉइंट कर रहे हैं और एक जो मैंने शुरू में कहा था कि एंटीजन और पीसीआर, जी इसमें 70% से ज्यादा कोई नहीं है, तो उससे कुछ किट्स तो ऐसी हैं जिनका 50% सेंसिटिविटी है। जी। तो आरटीपीसीआर के 50% लोगों को, लगभग 25 से 50% लोगों को वो पॉजिटिव को भी नेगेटिव बता देंगे। तो वो बात तो वहाँ हमने शुरू में ही कही, जी। वो बात हो जाती, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और है, उसी में मैं ऐड करना चाहूंगा, जो कुछ हमारे कलीग्स जो यूज करा रहे होंगे, जीन एक्सपर्ट जो कि बहुत सारा यूज हो रहा था। हमारा अपना एक्सपीरियंस है अभी यहाँ का कि हमारे खुद कलीग्स, जी जीन एक्सपर्ट भी एक टेस्ट होता है, जीन एक्सपर्ट भी नेगेटिव आ रहा है। तो इसलिए मैं सबको एडवाइस करूंगा कि अगर सही में टेस्ट का पता लगाना है और आप बीमार हैं कि नहीं हो ओमिक्रॉन से या कोरोना से, तो आप आरटीपीसीआर पे ही बिलीव कीजिए। एंटीजन का प्रोटोकॉल आईसीएमआर का बिल्कुल यही कहता है कि आप अगर नेगेटिव आ गए हैं एंटीजन से, रैपिड एंटीजन से, तो भी आपको आरटीपीसीआर कराना है। लेकिन जैसा डॉक्टर सूद का एक्सपीरियंस था, वो बिल्कुल कई बार नहीं कराते हैं। अमेरिका की जहां तक बात है, बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे कंट्रीज में अब इतना सिस्टम भी कई बार वो जिसको कहेंगे हम कि थक चुका है। जी। और जैसे 10-10 लाख अमेरिका में 10-10 लाख, लगभग 10-11 लाख तक का रिकॉर्ड उनका जा चुका है, 10 लाख प्लस का उनका रिकॉर्ड हो चुका है। एक दिन में इतने केसेस हो गए, तो वहां भी सिस्टम पैरालाइज होने लगा है। तो वो काफी हद तक कंप्लेसेंसी वहां भी आ गई सिस्टम में कि ठीक है, अब तो ये सब में फैल ही गया है, अब माइल्ड है, कुछ नहीं होगा। तो आई थिंक हमें कहीं तक, मेरा मानना, मैं एज ए डॉक्टर, एज ए एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो बिल्कुल सही लगता है। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि बिल्कुल छोड़ दीजिए, और खासतौर से यंग लोगों को छोड़ दीजिए। बट मैं अगेन एज ए साइंटिस्ट कहूंगा कि ये यू नेवर नो, जितने ज्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे, म्यूटेशन के चांसेस ज्यादा हैं। और हम ये स्पेनिश फ्लू को कोट करते हैं, अच्छी बात है, अभी तक हम उसी तरह से जा रहे हैं। लेकिन कभी ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा जो स्पेनिश फ्लू में जो हुआ था, हम तीसरी के बाद बिल्कुल 2 साल के बाद, जैसा आप कह रहे थे कि 2 साल के बाद खत्म हो जाएगा, ये हो सकता है और हम चाहेंगे कि हो जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये मेरी बात नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है। तो कुल मिलाकर संघर्ष जारी है। अगर हम बातचीत को अंतिम मुकाम तक ले जाने की कोशिश करें तो बातचीत कुल मिला के ये निकल के आ रही है कि लड़ाई अभी भी जारी है। दुनिया के तमाम देश भले ही हारते हुए दिख रहे हैं, पर भारत का सिस्टम, भारत के लोग, भारत की सरकार अभी भी जूझने का मादा दिखा रही है। तो ऐसे जूझने के माध्यम में लोगों को अपना हौसला खोने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को उम्मीद तोड़े रखने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो केवल एहतियात बरतने की, उन चीज़ों के प्रति अपनी मानसिकता को ठीक करने की, जिसके तहत अभी भी खबरें ऐसी आती हैं कि वैक्सीनेशन के संदर्भ में, जिसमें डॉक्टर राजीव सूद लगातार बोल रहे हैं, डॉक्टर सरमन सिंह लगातार कह रहे हैं, डॉक्टर अनिल गोयल लगातार कह रहे हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर अतुल अग्रवाल भी कह रहे हैं, इस सबसे बड़ा बचाव वैक्सीन के माध्यम से, क्योंकि वैक्सीन ने ही हमारे यहाँ मृत्यु दर को रोक दिया है। पर अभी भी खबरें ऐसी आती हैं कि वैक्सीन की टीम जाती है, लोग गांव छोड़ के भाग जाते हैं, वैक्सीन टीम पे हमला कर देते हैं। समझना मुश्किल है कि जो आपकी जान बचाने के लिए आ रहे हैं, आप उन्हें अपनी जान का दुश्मन समझ रहे हैं। सरकार तमाम प्रकार के प्रयास करते हुए लोगों को, और जो लोगों को बचाने में लगे हो उनको बचाने में जुटी है, तो उसमें कम से कम हमें मददगार की भूमिका निभानी चाहिए। कोरोना की महामारी अभी भी संघर्ष के दौर में है, इसके ख़त्म होने की उम्मीद तो है, पर आसार दिखाई देने लगे हैं, ये कल्पना थोड़ी जल्दबाजी है। तो इसलिए हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जिस प्रकार की परिस्थितियों में हम हैं, उसमें उम्मीद जगाए रखने के लिए शायरों ने अलग अलग शेर कहे हैं। हम कोशिश करते हैं उन शेर के माध्यम से अपनी और आपकी उम्मीद बनाए रखने, बचाए रखने के लिए। तो वैसा ही एक शेर हमें आज भी मिला है। हमारे ये शेर कह रहा है कि ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए, यह कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। माहिर उल कादरी ने जो ये शेर लिखा है, इस उम्मीद पर ही अब हम सांसें ले रहे हैं। कोरोना में हमने अपने बहुत से अपनों को खोया है, ये एक आशंका स्वयं को खो देने की भी होती है, लेकिन फिर भी हौसला है कि हमने तमाम जंग जिंदगी में जीती है, ये जंग भी हम जीत जाएंगे और जीत के पुराने दिन वापस लौटा कर लाएंगे।
इस उम्मीद के साथ ही बने रहते हैं और अब आपसे इजाज़त लेते हैं। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सदा बढ़ो।